गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का यूनिट 1 10th क्लास कंपोजिट एंड टायर दोनों के लिए मार्क्स 30 मार्क्स का पेपर है यूनिट 1 का, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन एंड राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं। जब आप एग्जाम देंगे तो आप इसे कैसे क्वेश्चन पेपर का आंसर कैसे चेक कर पाएंगे, सो आंसर कैसे चेक करना है, जैसे एक छोटा सा यहाँ पर वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप उसके थ्रू अपना पेपर अच्छे से चेक भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट हिंदी क्लास 10 यूनिट 1 मार्क्स 30। इसके लिए टाइम लिमिटेशन 1 आवर्स इनफ है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जिसका क नीचे दिए गए वाक्यों में अव्यय को पहचान कर भेद लिखिए। भेद यानी कि प्रकार, जो आप लोगों को हमने 5 मार्क्स के लिए पूछा है। सो 5 नंबर के लिए हमें कैसे लिखना है, आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राम के साथ सीता बन गई। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें अव्यय शब्द पहचानना है और उसे अंडरलाइन करना है और बाद में उसका प्रकार लिखना है। सो यहाँ पर के साथ आपका अव्यय शब्द है, जो कि हम अंडरलाइन करेंगे और आंसर में लिखेंगे के साथ डैश या ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं संबंध सूचक अव्यय। जब आप इस तरीके से संबंध सूचक अव्यय लिखते हैं सो आपको यहाँ पर 1 मार्क मिलता है। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है सो यहाँ पर आपका हाफ मार्क कट जाएगा। इवन अगर आपने ये अंडरलाइन नहीं किया तो भी आपका हाफ मार्क कट जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन को जब आप लिखते हैं सो उसको याद रखिए कि हमें अंडरलाइन भी करना है। सेकंड चीज, जब भी हम ग्रामर का क्वेश्चन अटेंड करते हैं हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन विद आंसर होना चाहिए। विदाउट क्वेश्चन आपका आंसर कंसिडर भी नहीं होता है, इवन हाफ मार्क भी काट लिए जाते हैं। सो बेटर है कि फुल 1 मार्क के लिए हम क्वेश्चन विद आंसर लिखें। अगर इस तरीके से आप लिखते हैं तो राइट होता है और यहाँ आपको 1 मार्क मिल जाता है। ठीक इसी तरीके से हमें अगला प्रश्न भी करना है। जैसे कि यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, बरसात अचानक रुक गई। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने अव्यय शब्द पहचाना अचानक, उसे अंडरलाइन किया और उत्तर में हमने लिखा अचानक। देन ब्रैकेट में हमने कौन सा प्रकार है अव्यय का, क्रिया विशेषण अव्यय। जब हमने इस तरीके से लिखा सो हमें यहाँ भी 1 मार्क मिल जाएगा। याद रखिएगा, यदि आपने अधोरेखांकित नहीं किया, अंडरलाइन नहीं किया तो आपको हाफ मार्क ही मिलेगा। थर्ड वन, अरे तुम हार गए। यहाँ पर सबसे पहला जो शब्द है वो है आपका अव्यय। सो अव्यय को हम यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे और उस शब्द को आंसर में लिखेंगे अरे, और फिर उसके आगे ब्रैकेट में लिखिएगा कि ये कौन सा अव्यय है। सो अरे यह विस्मय आदिबोधक अव्यय है। यहाँ पर स्पेलिंग का खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार यहाँ पर लिटिल स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है और हम ध्यान नहीं देते हैं। सो अगर इस तरीके से लिखा है तो ही आप उस पे 1 मार्क देंगे। सो इस तरीके से मैंने आपको 3 आंसर चेक करके बताया। चलिए आगे का भी बता देती हूँ। तुम्हें नींद और आराम करना चाहिए। यहाँ पर आपका अव्यय शब्द है और, सो मैंने और को अंडरलाइन किया, फिर आंसर में और लिखा एंड ब्रैकेट में मैंने समुच्चय या बोधक अव्यय लिखा। इस तरीके से लिखा तो ये भी मेरा राइट होगा। यहाँ भी मुझे 1 मार्क मिल जाएगा। ओके, सो चलिए अब मैं आपको आगे के भी सब चेक करके दिखाती हूँ। अब हमारा आता है प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 के क का ही है ये। तो यहाँ पर हम देखते हैं, रमा धीरे धीरे चलती है। सो यहाँ पर जो धीरे धीरे शब्द है वो क्या है, अव्यय है। सो अव्यय के लिए आपको भी पता है कि हमें क्या करना है। वेरी गुड, हमें यहाँ पर सबसे पहले अंडरलाइन करना है और उसके बाद उसे आंसर में लिखना है धीरे धीरे, ब्रैकेट में क्रिया विशेषण अव्यय। इस तरीके से लिखा तो ये हमारा राइट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 1 का ख। नीचे दिए गए अव्यय शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। ये भी हमें 5 मार्क्स के लिए करना है। सो जब ये भी हमें 5 मार्क्स के लिए करना है, सो हमने जब पढ़ाया था आपको तो ये बताया था कि अव्यय 2 प्रकार से पूछे जाते हैं, एक पहचान करने और एक वाक्य प्रयोग करने। सो पहचान करना हमने अभी कुछ देर पहले किया, तो चलिए वाक्य प्रयोग करते हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो देखेंगे, वाह।
वह के ऊपर हमें प्रश्न बनाना है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वह शब्द लिखेंगे, क्योंकि ये विस्मय आदि है तो हमेशा ये वाक्य की शुरुआत में ही आएगा। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर वाक्य की शुरुआत में नहीं होगा सो ये आंसर राइट नहीं होगा। वाह, घोड़ा तेज दौड़ता है। बट ये जरूरी नहीं कि ये जो सेंटेंस मैंने बनाया है वही सेंटेंस आप बनाएंगे। आप अपने अनुसार भी वह शब्द का इस्तेमाल करके कोई और वाक्य बना सकते हैं। अगर आपका वह इस प्रकार से लिखेंगे, विस्मय आदि का चिन्ह लगाएंगे, और हाँ, आंसर में जहां भी यह वह शब्द आएगा उसे अंडरलाइन जरूर करना है, अदरवाइज आपका हाफ मार्क कट होगा। स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो, इसका भी ध्यान देना है। इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ हमें 1 नंबर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, पास। तो पास पे मुझे सेंटेंस बनाना है। तो याद रखिएगा, जो पास शब्द है वो संबंध सूचक शब्द है। मतलब इसके पहले क्या आएगा, काकी के, रारी रे, नानी ने से, इनमें से कोई ना कोई एक शब्द होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। मंदिर के पास तालाब है। सो यहाँ पर जो के पास है उसे मुझे अंडरलाइन करना है। इस तरीके से छोटा छोटा अच्छा अच्छा वाक्य बनाएंगे और विदाउट एनी मिस्टेक लिखते हैं, विद अंडरलाइन करते हैं, तो ये राइट हो जाता है। थर्ड वन, बिना। यहाँ पर मैंने प्रश्न बनाया, तुम्हारे बिना मैं घर नहीं जाऊंगी। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं संबंध सूचक शब्द है ये, रे बिना। तो मैंने इसे अंडरलाइन किया। आप चाहें तो ये रे को अंडरलाइन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन करेंगे तो भी चलेगा। मेन आंसर आपका बिना है और यहाँ पर मेन आंसर आपका पास है। तो इन दोनों को जब मैंने अंडरलाइन किया सो मुझे यहाँ भी 1 मार्क मिल जाएगा। वापस बता रही हूँ, ये जरूरी नहीं है कि जो सेंटेंस मैंने बनाए हैं वही राइट है। आप चाहे तो अपने अनुसार भी सेंटेंस बना सकते हैं, बट वो सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए, सही होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और हाँ, अंडरलाइन जरूर होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 4 है कभी कभी, वेरी इजी, क्रिया विशेषण का है। सो मोटर कभी कभी रुक जाती है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल जो ये सेंटेंस बनाया है वो क्रिया विशेषण का ही है। रुक जाना क्रिया, कैसे रुक जाती है, कभी कभी। इसलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कल बारिश हो रही थी इसलिए मैं घर देर से आया। यहाँ पर मैंने इसलिए को, जो कि समुच्चय बोधक शब्द है, दो वाक्यों के बीच में है, और इसलिए मैंने इसे यहाँ लगाकर वाक्य को कंप्लीट किया, उसे अंडरलाइन किया, तो यहाँ भी मुझे 1 मार्क मिल जाएगा। इस तरीके से ये पांचों सही हुआ। सो आपको यहाँ पर पूरे 5 नंबर मिल जाते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 एंड 2 यानी कि क और ख दोनों समझा। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 2, और ये हमने पढ़ा भी है। सो विराम चिन्ह पहचान कर उसके नाम लिखना है। मैंने पढ़ाते टाइम भी आपको कहा था कि विराम चिन्ह 2 प्रकार से आता है, एक फाइंड आउट करने के लिए और एक प्रयोग करने के लिए। सो जो हम फाइंड आउट करने वाले हैं वो काफी आसान है। आपको करना खाली इतना है, प्रश्न पढ़िए, विराम चिन्ह पहचान कर उसके नाम लिखने हैं, जो कि 3 अंक के लिए हैं और 3 प्रश्न है। सो सबसे पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। सो उसे पहचानो और उसका नाम लिख दो कि यह प्रश्नवाचक शब्द है या प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक ऐसे ही दूसरा आपको पहचानना है जो कि अर्धविराम है। तो अर्धविराम के लिए भी हमने ये सिंबल पहचान लिया है। सो फटाक से उसका नाम लिखेंगे, अर्धविराम। अगेन, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है सो मार्क्स आपको यहाँ नहीं मिलेगा। थर्ड वन, वेरी इजी, कॉमा यानी कि अल्प विराम है। सो आप उसे पहचान के लिखेंगे अल्प विराम। अगर आपका ये भी परफेक्ट रहा, इस तरीके से अच्छे से लिखा, सो यहाँ भी क्या होगा, आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं और ये बहुत ही आसान है। सो इस तरीके से हमें यहाँ पर 3 मार्क्स मिलते हैं। आप देख सकते हैं काफी इजी पेपर है आपका, बस स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम आगे भी बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ख, जो कि विराम चिन्ह का प्रयोग करने के लिए आएगा, मैं आपको वो बताती हूँ, और ये टेक्सुअल वर्ड है, सो डोंट वरी। फर्स्ट है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह का उपयोग करना है, प्रयोग करना है 3 अंक के लिए। पहला प्रश्न है, केवल टीका
नथुनी, बिछिया रख लिया, लेकिन यहाँ पर किसी भी विराम चिन्ह का उपयोग नहीं है। तो चलिए विराम चिन्ह हम लगाते हैं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा केवल टीका। टीका और नथनी दो अलग-अलग शब्द हैं, सो उनके बीच में मैंने कॉमा लगाया। नथनी और बिछिया के बीच में भी मैंने कॉमा लगाया क्योंकि ये अलग-अलग शब्द हैं। सो जहाँ अलग-अलग शब्द आएँगे वहाँ मैंने कॉमा का इस्तेमाल किया और अंत में मैंने पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप का उपयोग किया। इस तरीके से मैंने ये लिखा और जब मैंने ये अच्छे से लिखा विदाउट एनी मिस्टेक्स लिखा, सो यहाँ पर मुझे 1 मार्क मिलेगा। इन केस आपने इसमें से कोई चिन्ह यानी कि कोई विराम चिन्ह नहीं लगाया, मिस कर दिया है, बट आपने 1 या 2 विराम चिन्ह लगाया और 1 नहीं लगाया, सो आपको यहाँ पर हाफ मार्क मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको यहाँ हाफ मार्क मिलेगा। लेकिन अगर आपने ये पूरा सही लिखा है, सो आपको हाफ मार्क नहीं मिलेगा, आपको पूरा 1 मार्क मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट। ओह! कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। अब यहाँ पर ये टेक्सचुअल वर्ड था ओह जो है, हम जब लिखेंगे तो उसके आगे सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि यह विस्मय आदि शब्द है। सो विस्मय आदि का चिन्ह लगाएंगे और जब कोई सेंटेंस हम हूबहू जस का तस लिखते हैं, सो हमने आपको बताया है कि वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा यानी कि दोहरे अवतरण चिन्ह में आएगा। सो यहाँ पर ये फुल सेंटेंस जस का तस लिखा है। सो वाक्य की शुरुआत में ही मैंने यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, देन मैंने फुल स्टॉप किया और उसके बाद वापस से कॉमा क्लोज्ड किया। अगर आपने फुल स्टॉप के पहले कॉमा लगाया यानी कि डबल कॉमा लगाया, सो ये रॉन्ग होता है। आपको करना क्या है, फुल स्टॉप के बाद ही डबल कॉमा लगाना है। इस तरीके से लिखोगे, सो यहाँ भी आपका राइट होगा और 1 मार्क मिल जाएगा। थर्ड वन, आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं। यहाँ पर भी कोई विराम चिन्ह नहीं है और ये तो काफी आसान है। अगर हम देखें, सो यहाँ पर हमने लगाया आप इतनी देर से नाप तौल, नाप और तौल के बीच में हाइफन जिसे हम शब्द युग्म के दौरान यूज करते हैं, एंड लास्ट में पूर्ण विराम। यहाँ पर डबल लाइन आ गई है, आप सिंगल लाइन लगाएंगे। सो इस तरीके से आपको लिखना है, यहाँ भी आपको 1 मार्क मिल जाएंगे। सो आप देख सकते हैं आपको इजीली यहाँ पर 3 अंक मिल जाते हैं। तो इस तरीके से जरूर लिखिएगा और आप इसी तरीके से चेक भी कीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ती हूँ थोड़ा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें मैंने मुहावरे पूछे हैं। अगेन मुहावरा भी 2 टाइप का है। पहला मुहावरा है वाक्य का प्रयोग और दूसरा है चुनकर लिखना है। सो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देते हैं। नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये भी 3 अंक का है, यानी कि एक राइट होने पे 1 अंक मिलेगा, तीनों राइट होने पे 3 अंक मिलेंगे। सबसे पहला मुहावरा है कमर कसना। आपको बिल्कुल ऐसा ही लिखना है जैसा मैंने लिखा है। सबसे पहले मुहावरा, फिर नीचे अर्थ, उसके बाद वाक्य और वाक्य में अंडरलाइन जहां भी मुहावरा आएगा। सेकंड लॉजिक, जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए। और हाँ, अगर कमर कसना है तो वही मुहावरा आना चाहिए, अर्थ मुहावरे के वाक्य में नहीं आना चाहिए। सो पहला है कमर कसना, अर्थ किसी कार्य के लिए तैयार होना। याद रखिएगा, ये अर्थ में कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते, लेकिन वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं। मैंने यहाँ वाक्य बनाया, भारत के निवासियों ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कमर कस ली। अब यहाँ पर कमर कसना मेरा मुहावरा आ गया, मैंने इसे तुरंत अंडरलाइन कर दिया। और इसे अंडरलाइन अगर मैं नहीं करती तो यहाँ पर भी मेरा आधा अंक कट सकता था। ओके, और एक चीज, कभी भी जब हम मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो थोड़ा बहुत परिवर्तन जायज है, परिवर्तन आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ कसना है और मैंने यहाँ पर लिखा है कस ली, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे तो हमें यहाँ भी 1 मार्क मिलता है। हाफ मार्क मिलता है आपको अर्थ पर और आधा अंक मिलता है वाक्य के प्रयोग पर। दोनों में से अगर एक राइट हुआ तो भी आपको आधा अंक मिलेगा, अगर दोनों राइट है तो ही 1 अंक मिलेगा। और हाँ, अगर अंडरलाइन नहीं किया तो भी आधा अंक आपका कटेगा, क्योंकि भाई यहाँ पर अधोरेखांकित करना जरूरी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, मन ना लगना। इसका अर्थ है कुछ भी अच्छा न लगना या कुछ अच्छा न लगना। वेरी इजी क्वेश्चन है
और इसका वाक्य देखिएगा, राम का पढ़ाई में मन नहीं लगा या राम का पढ़ाई में मन नहीं लगता। या फिर आप अपने अनुसार बना सकते हैं कि रमा का काम में मन नहीं लगता। और भी प्रश्न बन सकते हैं, आपके ऊपर है। आप इसको इजीली सेंटेंस मेक कर सकते हैं और काफी इजी है। अगर इस तरीके से लिखा विथ अंडरलाइन लिखा तो यहाँ भी आपका राइट होगा, 1 मार्क मिल जाएगा। अगला है नाक में दम करना, अर्थ तंग करना, इवन परेशान करना लिखा तो भी चलेगा। अब यहाँ पर वाक्य देखिएगा, एक नए पड़ोसी ने हमारी नाक में दम कर दिया है या कर दी है। इस तरीके से लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे तो भी आपको 1 मार्क मिल जाएगा। और एक सबसे जरूरी बात, आप जब भी अ, मुहावरे वाले प्रश्न अटेंड करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि वहां पर अर्थ प्रॉपर हो, सेंटेंस मीनिंगफुल हो, उसका लॉजिक हो एंड कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए कि भाई लोग परेशान क्यों हुए, लोग तंग क्यों हुए, वो रीजन होना चाहिए। ओके, सो इस तरीके से जब हम लिखते हैं सो यहाँ हमारा पूरा मार्क्स मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आपका तीनों जो मुहावरा है वो चेक करके दिखाया और मुझे यहाँ पर पूरे 3 मार्क्स मिल गए। तो चलिए यहाँ तक डन। सो हम देखते हैं मुहावरे का दूसरा प्रकार, जो कि काफी आसान है, बहुत इजी है और इजीली आप इसे कर भी सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखांकित वाक्यांशों के बदले कोष्टक में दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे का प्रयोग शुद्ध वाक्य में फिर से कीजिएगा 3 अंकों के लिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में आप लोगों को 3 मुहावरा दिया हुआ है, निगाह न डालना, फूला न समाना, मोल लेना। और इन तीनों मुहावरों के बदले आपको अलग मुहावरा जो यहाँ है सेंटेंस में चुनना है, लिखना है। मैं आपको क्वेश्चन विद आंसर दिखा रही हूँ, लेकिन अगर आप एग्जाम में यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं लिखेंगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ प्रश्न लिख रहे हैं, खाली आपका मुहावरा स्वाइप हो रहा है। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलता है। चलिए सबसे पहला प्रश्न है, दरबार के सामने से माल चोरी हो रहा था पर उसने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर ध्यान न देना मुहावरा है और ध्यान न देना उसका सिमिलर मुहावरा यहाँ पर है निगाह न डालना। बस मैंने वहां पर स्वाइप किया मुहावरा, मैंने सेंटेंस बनाया, दरबार के सामने से माल चोरी हो रहा था पर उसने निगाह न डाली। यहाँ पर निगाह डालना, निगाह न डाली, थोड़ा बहुत परिवर्तन चलेगा। सेकंड लॉजिक, अगर प्रश्न में और उत्तर में मुहावरे से पहले या मुहावरे के बाद थोड़ा बहुत लिंग का या फिर कोई सेंटेंस में 19-20 का अंतर होता है तो वो मान्य है, उस पे मार्क्स मिलता है। बस मुहावरा प्रॉपर होना चाहिए, सेंटेंस ज्यादा नहीं बदलते, लिटिल बिट चेंजेस चलता है। ओके, अगर आप सेकंड वाला देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। मैं पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। परीक्षा में अच्छे अंक से पास होने पर सुरेश बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होना मुहावरा है, ठीक है। अब इसकी जगह मुझे चुनना है, मैंने चुना फुलाना समाना, क्योंकि खुश होना, प्रसन्न होना, फुलाना समाना दोनों का, तीनों का अर्थ एक ही है। सेंटेंस बना, परीक्षा में अच्छे अंक से पास होने पर सुरेश फूला न समाया। आप देखते हैं मैंने यहाँ से बहुत शब्द हटा दिया है और यहाँ पर मैंने समाना और समाया थोड़ा बहुत परिवर्तन किया है। तो इस तरीके से परिवर्तन करते हैं तो भी चलेगा। इस तरीके से लिखा, अंडरलाइन किया तो आपको यहाँ भी 1 मार्क मिलेगा। लास्ट वन, दादाजी ने बगीचे से एक टोकरी आम खरीद ली। खरीद लेना मुहावरा है, अब इसकी जगह मैंने लिखा मोल लेना। प्रश्न बनाया, दादाजी ने बगीचे से एक टोकरी आम मोल लिया या मोल ले ली। ठीक है, इस तरीके से बनाया और मैंने अंडरलाइन किया। जब मैंने इस तरीके से अपना आंसर लिखकर अंडरलाइन किया है तो मुझे यहाँ पर पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगेन, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो हाफ मार्क कट जाएगा, 2 से ज्यादा गलती पे आधा नंबर कटेगा, एक छोटी बहुत गलती हुई तो चलेगा। ये परफेक्ट लिखा तो अगेन मुझे यहाँ पर अपने पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, 3 में से 3। तो ये था आपका ग्रामर सेक्शन। अब मैं आपको बताती हूँ आपका राइटिंग स्किल सेक्शन, जो काफी आसान है और बहुत ही इजी है। ये है आपका आकलन, जिसे हम गद्य खंड भी कहते हैं।
सबसे पहले पैराग्राफ है जो अनसीन है, तो उसे ढंग से पढ़िएगा और इस प्रश्न पे आप बहुत ढेर सारे प्रश्न बना सकते हैं। प्रश्न बनाने के लिए मैंने पढ़ाते टाइम कहा था, एक वाक्य का प्रश्न होना चाहिए और प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द और प्रश्नवाचक चिन्ह दोनों होना जरूरी है और एक ही प्रश्न को ट्विस्ट करके या फिर घुमा के दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है। बहुत ढेर सारे प्रश्न बन जाएंगे। चलिए पैराग्राफ पढ़ देती हूँ। आपको 4 प्रश्न बनाना है। आप 5 प्रश्न भी बना सकते हैं, लेकिन 4 पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, पूरे 4 के 4। श्री वी रामन ने छात्रावस्था में ही विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का सिक्का देश में ही नहीं विदेशों में भी जमा लिया था। बात यह थी कि रमन का एक साथी छात्र ध्वनि के संबंध में कुछ प्रयोग कर रहा था। उसे कुछ कठिनाइयां प्रतीत हुई, संदेह हुए। वह अपने अध्यापक जोन साहब के पास गया, परंतु वह भी उनका संदेह निवारण न कर सके। रामन को पता चला तो उन्होंने उसे समस्या का अध्ययन मनन किया और इस संबंध में उस समय के प्रसिद्ध लॉर्ड रेवे के निबंध पढ़े और उस समस्या का एक नया ही हल खोज निकाला। यह हल पहले हल से सरल और अच्छा था। लॉर्ड रेले को इस बात का पता चला तो उन्होंने रामन की प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा की। अध्यापक जोन्स भी प्रसन्न हुए और उन्होंने रामन से इस प्रयोग के संबंध में लेख लिखने को कहा। रामन ने लेख लिखकर ही श्री जोन्स को दिया, पर जोन्स उसे जल्दी लौटा न सके। कारण संभवतः यह था कि वह उसे पूरी तरह आत्मसात न कर सके। इस तरीके से मैंने ये फुल पैरा रीड किया। आप देख सकते हैं इसमें कई ऐसे शब्द होंगे जिसे सोचकर आपको लगेगा यार ये तो मुझे पता ही नहीं इसका मीनिंग क्या है। डोंट वरी, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। एंड सेकंड लॉजिक कि हमें मीनिंग नहीं लिखना है। जब आप प्रश्न बनाएंगे तो आप छोटे छोटे प्रश्न बनाएंगे जिसका आंसर भी 1 लाइन में होना चाहिए। प्रश्न इसी पैसेज में से होना चाहिए और इसका आंसर भी इसी पैसेज में होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें आंसर लिखना है, हमें आंसर पता होना चाहिए। कभी भी आप जब प्रश्न बनाएं तो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं, क्योंकि अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं हुआ तो भी गलत हो जाता है। और प्रश्नवाचक शब्द ध्यान से लगाएंगे बिकॉज हिंदी और मराठी का गलती होता है हमसे, जो मैंने पढ़ते टाइम भी हमें बताया था। सो आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज, एक ही प्रश्नवाचक शब्द से सारे प्रश्न नहीं बनाएंगे, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। आप कई प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि किसने, क्यों, किसे, किस लिए, कौन था, क्यों था। समझ में आया? तो चलिए मैंने भी प्रश्न बनाए हैं, लेकिन वापस कहती हूँ मैंने जो प्रश्न बनाए हैं बिल्कुल वैसे ही प्रश्न आप बनाएं, ये जरूरी नहीं है। आप अपने अनुसार प्रश्न बना सकते हैं, बट प्रश्नवाचक चिन्ह और शब्द दोनों होना जरूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्री सीवी रामन ने कौन से क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का सिक्का देश विदेश में जमा लिया था? इसका आंसर पैसेज में ही है। आप देख सकते हैं मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया है और प्रश्नवाचक शब्द भी। क्वेश्चन नंबर 2, ध्वनि के संबंध में कुछ प्रयोग कौन कर रहा था? अगेन कौन और क्वेश्चन मार्क। रामन का साथी अपनी कठिनाइयां लेकर किसके पास गया था? किसके और क्वेश्चन मार्क। रामन का साथी जोन साहब के पास क्यों गया था? क्यों एंड क्वेश्चन मार्क। लास्ट वन, रामन की प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा किसने की थी? क्वेश्चन मार्क एंड किसने। दूसरी चीज, जब भी हम प्रश्न बनाते हैं तो हमें स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान देना है। पैसेज में ही सारे प्रश्न आपके मिल जाएंगे, सो पैसेज में से ही आप उसे देखकर लिखिएगा, गलती ना हो इसका ध्यान दीजिएगा। अगर आपका एक सेंटेंस में गलती होता है सो आपको हाफ मार्क मिलेगा, लेकिन 1 से 2 गलती के लिए, 1 या 2 शब्द की गलती के लिए हाफ मार्क कटेगा। अगर ज्यादा गलत है तो आपका पूरा मार्क्स कट जाएगा। अगर हम इस तरीके से परफेक्ट लिखते हैं सो आप देख सकते हैं ये पूरे के पूरे 4 अंक मुझे मिलेंगे। मैंने यहाँ एक एक्स्ट्रा प्रश्न बनाया है, लेकिन उसके लिए कोई मार्क्स नहीं, वो जस्ट बैकअप था कि इन केस मेरा कहीं पर थोड़ा लिटिल बिट मिस्टेक हो जाए सो वो बैकअप मुझे मिल जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 4 का 4 पूरा बैकअप ले लो, उस पे मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। सो यहाँ पूरे 4 नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आप अच्छे से सुंदर से बिना गलती के प्रश्न बनाते हैं। तो आई होप आपको समझा हो जो मैंने अभी आपको समझाया।
ठीक इसी तरह मेरा दूसरा भी पैराग्राफ है, वो भी गद्य खंड का दूसरा पैरा है। सेम ही पैटर्न अपनाना है। लोग आपस में एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और सुख दुख में एक दूसरे के काम आते हैं तथा अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वास्तव में विश्वास के कारण ही व्यक्ति को आत्मबल की प्राप्ति होती है और वह अपने कार्य में रुचि लेता है। मनुष्य किसी न किसी विश्वास के आधार पर परिश्रम करता है। वह विश्वास सुख पाने का भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य के आपसी विश्वास के कारण ही यह संसार चल रहा है। विश्वास व्यक्ति में एक नई स्फूर्ति, एक नई चेतना का संचार करता है। वह विश्वास के बल पर ही अधिक उन्नत करने के विषय में सोचता है। विश्वास से ही व्यक्ति जीवन को सुखमय बनाने में शक्ति पाता है। विश्वास से ही वह गतिशील होता है। संसार के राष्ट्र भी पारस्परिक विश्वास के आधार पर ही एक दूसरे की सहायता करते हैं। वस्तुतः मनुष्य की मनुष्यता ही विश्वास का आधार है। ये था आपका पैरा जिसपे मैंने बनाया है ये 4 प्रश्न। पहला प्रश्न वापस से वही टर्म्स एंड कंडीशन है, क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चनवाचक शब्द होने जरूरी। पहला प्रश्न है विश्वास के कारण क्या होता है। दूसरा है विश्वास के आधार पर मनुष्य क्या करता है। थर्ड वन संसार कैसे चल रहा है। एंड लास्ट वन संसार के राष्ट्र किस आधार पर एक दूसरे की सहायता करते हैं। आप इनके अलावा भी इस पैराग्राफ में से अपने प्रश्न ढूंढ के लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही प्रश्न होने चाहिए, आप अपने अनुसार प्रश्न जरूर बनाएं। एक पैराग्राफ में आराम से 8 से 10 प्रश्न बन जाते हैं, बस ध्यान लगा के उन्हें पढ़ना होता है। इस पे भी आपको 4 मार्क मिलेंगे। टाइम लिमिटेशन की बात करूं तो इजीली 10 मिनट में आपका एक आकलन पूरा हो जाता है और हर एक ग्रामर के लिए हमें एक एक मिनट लगना चाहिए। इस तरीके से आपका पूरा पेपर अच्छे से डन हो जाता है। सो थैंक यू। आप लोगों का पेपर अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक।